हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ शॉक की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि शॉक क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो आते हैं सबसे पहले कि शॉक क्या है। तो शॉक एक ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी को इनफ ब्लड का फ्लो या सप्लाई नहीं मिल पाता है। तो अब बात आती है कि जो लैक ऑफ ब्लड फ्लो है हमारे बॉडी का, वो आखिर कैसे होता है, कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे बॉडी को इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपरली फंक्शन उसका सेल और ऑर्गन नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि अगर ये शॉक होता है हमारे ऑर्गन में या बॉडी में तो ये डैमेज हो सकता है। और इसका अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उस सेल का रैपिडली बद से बदतर स्थिति होना लाजमी होता है। तो अब आती है बात की शॉक। तो शॉक का मतलब होता है डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। तो डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन में क्या होता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले इसके बारे में ये होता है कि डिक्रीज इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का डिक्रीज होना जिसके कारण कैपिलरी लेवल से टिश्यू का नरिशमेंट पूरा नहीं पहुंच पाता है। और इसके कारण जो होता है हमारा टिश्यू या ऑर्गन डेथ भी हो सकता है। तो अब बात आती है कि जो डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन है इसका कारण क्या है, मीन्स काउज क्या है इसका। तो काउज इसका बहुत सारा काउज होता है, लेकिन जो मेन रिस्क फैक्टर है उसमें आपको डायबिटीज़, ओबेसिटी, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज आते हैं। तो अब बात आती है कि शॉक जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो शॉक मेनली दो टाइप के होते हैं, एक कोल्ड एक्सट्रीमिटी या शॉक और एक हॉट या वार्म एक्सट्रीमिटी या फिर शॉक उसको बोल सकते हैं। तो कोल्ड एक्सट्रीमिटी या शॉक के अंतर्गत आते हैं आपको कार्डियोजेनिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक। और हॉट और वार्म शॉक के अंतर्गत आते हैं आपको वैसोडाइलेटरी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो अब बात करते हैं कि आपको कार्डियोजेनिक शॉक क्या है। तो कार्डियोजेनिक शॉक एक ऐसा कंडीशन आपके हार्ट का है जिसमें वो ब्लड बॉडी के नीड के अनुसार पंप नहीं कर पाता है। और हाइपोवोलेमिक शॉक एक ऐसा सीवियर कंडीशन है ब्लड का जिसमें ब्लड लॉस या फिर अदर बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है हमारे बॉडी से, जिसके वजह से जो हमारा हार्ट है वो कम्प्लीटली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग, जिसके वजह से आपको होता है कि बहुत सारे ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर दे सकते हैं। और अब बात यह है वैसोडाइलेटरी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एक ऐसा कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो का, जिसमें स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स के कारण जो ब्लड सप्लाई होता है टिश्यू या ऑर्गन में वो एबनॉर्मली होता है, जिसके कारण हमें शॉक की कंडीशन आती है। और इसके अंतर्गत आते हैं सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड हाइपोएड्रिनल शॉक। तो अब इन सब के बारे में ब्रीफ रिव्यू जान लेते हैं। तो सेप्टिक शॉक क्या होता है। तो सेप्टिक शॉक एक होल बॉडी का इन्फेक्शन का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। और एनाफाइलेक्टिक शॉक ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन टू एंटीजेन है जिसके कारण हाइपर सेंसिटिविटी होता है। और अब आती है न्यूरोजेनिक शॉक की बात। तो न्यूरोजेनिक शॉक इंजरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का एक इंजरी है जिसमें आपका होता है कि एसोसिएट होता है ऑटोनोमिक डिसरेगुलेशन से। और ये जो डिसरेगुलेशन होता है ऑटोनोमिक डिसरेगुलेशन, ये सिंपैथेटिक टोन के कारण होता है और इसका अपोज नहीं कर पाता है आपको पारासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। और ये जो होता है मोस्ट कॉमनली जो होता है इसमें स्पाइनल इंजरी के कारण होता है। और अब आती है बात हाइपोएड्रिनल शॉक की। तो ये एड्रिनल इनसफिशियंसी होता है और इसका मेन कारण होता है हार्मोन कॉर्टिसोल।
और अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में जो मेनली होता है शॉक का ट्रीटमेंट जब करते हैं तो सबसे पहले यूज करते हैं CAB, जो शॉर्ट टर्म है, सर्कुलेशन, एयरवे पोटेंसी एंड ब्रीदिंग। इसके द्वारा करते हैं शॉक का ट्रीटमेंट। और अगर इससे नहीं हुआ तब आते हैं हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट में। तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट में आखिर क्या करते हैं, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट में CVB शुड बी मेंटेन। CVB क्या है, तो सेंट्रल वेनस प्रेशर है, जिसको मेंटेन रखते हैं 8 to 12 mm ऑफ Hg से। और अगर इसके मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसमें नॉर्मल सलाइन, जिसको NS बोलते हैं, या फिर RL भी देते हैं। और अगर इन सभी से नहीं हुई बात तो फिर ब्लड देते हैं। और उसके बाद आती है वैसोप्रेशर। तो वैसोप्रेशर के अंतर्गत या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है उसके अंतर्गत आता है आपको सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक का जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है वो नॉरएड्रेनालिन है। और नॉरएड्रेनालिन जो होता है वो अल्फ़ा और बीटा दोनों रिसेप्टर पे काम करता है। और इसके बाद एफेरिन का यूज करते हैं। और ये कब यूज करते हैं, जब रिस्क ऑफ एरिथमिया इंक्रीज हो जाता है। ये यूज करते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ एरिथमिया में यूज करते हैं। और नॉरएड्रेनालिन एंड वैसोप्रेसिन को भी यूज करते हैं। और उसके बाद अब आती है बात कार्डियोजेनिक शॉक की। तो कार्डियोजेनिक शॉक में हम नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन को यूज करते हैं। पर ड्रग्स ऑफ चॉइस जो यहाँ होता है वो नॉरएड्रेनालिन होता है। डोपामिन में 2 to 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट देते हैं, पर इसको हम प्रीफर नहीं करते हैं। और अब बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक की। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में जो होता है ड्रग्स ऑफ चॉइस जो होता है वो आपको एड्रेनालिन होता है। एड्रेनालिन में ये जो होता है एड्रेनालिन, ये आपको अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 चारों रिसेप्टर पे एक्ट करता है। मीन्स A फॉर एड्रेनालिन एंड A फॉर ऑल रिसेप्टर। और जब IM और सबक्यूटेनियस रूट की बात आती है तो हम IM को प्रीफर करते हैं। तो इसमें बात आती है डोज की। तो डोज हम कैसे यूज करते हैं, तो डोज हम 1:1000 यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1 ग्राम में 1000 ml सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 मिलीग्राम में 1000 ml सॉल्यूशन। मतलब ये होता है यहाँ पे कि 5 ml ऑफ 1 मिलीग्राम पर ml का जब हम IM यूज करते हैं तब यूज करते हैं, ये कंपोजिशन यूज करते हैं। और उसके बाद जब IV का एड्रेनालिन यूज करते हैं, IV में एड्रेनालिन यूज करते हैं तो 1:10,000 यूज करते हैं। और एक अब और आती है कि सेप्टिक शॉक जो होता है, सेप्टिक शॉक का जब एडवांस, जब उस सारी चीज़ से नहीं जब सही होता है तो हम यूज करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जिसमें कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। Please like and subscribe my channel. Thanks for watching.